आर्टिकल 45 यानी अनुच्छेद 45 में साफ साफ लिखा हुआ है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य, शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य यानी कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। और उसमें ये लिखा गया ये सरकार की गारंटी है, सरकार इसके लिए बाध्य है, उसे देना ही होगा। लेकिन हमारे बहुत सारे लोग खुश हो गए जब 2009 के अंदर राइट टू एजुकेशन किया गया और राइट टू एजुकेशन को फंडामेंटल राइट में ले लिया गया। हमारे लोगों को इस बात का पता नहीं कि उन्होंने लेकर किया क्या। जहां आर्टिकल 45 में बाबा साहब अंबेडकर ने राज्य सरकारों के लिए बाध्यता की कि उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 6 से 14 वर्ष के बालकों को देनी होगी। बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि बाबा साहब जानते थे कि जो बालक 14 वर्ष तक एजुकेशन ले लेता है वो लगभग प्राथमिक और उप प्राथमिक एजुकेशन ले लिया होता है, अपर प्राइमरी तक वो पढ़ लेता है, जिसको ज्योतिबा फूले ने कहा था कि शिक्षा बिना मति गई, यानी शिक्षा के बिना मति विकसित नहीं होती। तो 14 साल का बालक अगर 8वीं क्लास 9वीं क्लास तक आ जाता है तो उसकी जो है मति विकसित हो जाती है, उसकी विवेक बुद्धि, सोचने की शक्ति विवेक विकसित हो जाती है और वो आगे का अपना प्लानिंग कर सकता है, जिसे नीति कहते हैं। तो जानते थे बाबा साहब कि इसको अगर यहां तक फ्री कर दिया जाएगा तो उसके बाद में वे खुद ही एजुकेशन के प्रति जागरूक हो जाएंगे और उसके बाद हायर एंड प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए तमाम प्रकार की स्कॉलरशिप की व्यवस्था की गई। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, वलसाड़ जिले का, गुजरात के वलसाड़ के साथी हमारे बीच में आ गए हैं। वहां एक डॉक्टर के घर पे हम लोग गए फील्ड वर्क करते हुए, वो कुछ सहयोग हमें देते थे। तो उस दिन हम गए तो देखा तो उनका चेहरा जो है बदला हुआ और ऐसे निराश से बैठे हुए थे। मैंने उनसे पूछा डॉक्टर साहब क्या हुआ? तो उन्होंने कहा कि मैं मेरी बेटी का मेडिकल में एडमिशन करवाना चाहता था और उसके लिए उन्होंने 25 लाख रुपए की, उस समय की बात बता रहा हूं 2005 की, 25 लाख रुपए की मांग है, 25 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है। तो मैंने अपने गांव की जो जमीन थी मेरी, वो मैंने 15 लाख रुपए में बेच 15 लाख रुपए बेच करके, जमीन बेच करके मैंने व्यवस्था की और 10 लाख रुपए की मैंने जो ये मेरा घर है जहां मैं बैठा हुआ हूं, इसके कागजात गिरवी रख के वहां से लाए और 25 लाख रुपए का बंदोबस्त करके जब मैं वहां गया कॉलेज में, तो वहां जाने के बाद में उन्होंने मना कर दिया कि एडमिशन नहीं, सिर्फ सरनेम के आधार पर। वो ट्राइब सरनेम लगा हुआ था जिसकी वजह से उसको कह दिया कि आपको एडमिशन है, हमारे यहां एडमिशन फुल हो गई। तो मैंने उन डॉक्टर साहब से पूछा, मैं कहा डॉक्टर साहब अभी 25 लाख रुपए में आपकी बेटी का एडमिशन नहीं हो पाया, तो आप जब डॉक्टर बने थे तब कितना पैसा दिया था? तब उन्होंने कहा कि जब मैं डॉक्टर के लिए एडमिशन लिया तो पैसा तो नहीं दिया, गवर्नमेंट ने मुझे हॉस्टल में रहने की व्यवस्था दी, स्कॉलरशिप दी, सामने से पैसा दिया, डॉक्टर भी बनाया और सामने से पैसा भी दिया। तो मैं कहा आज ऐसे हालात क्यों पैदा हो गए कि हम 25 लाख रुपए लेकर भी अपने बच्चों का एडमिशन नहीं करवा पा रहे? अब तो कह रहे 1 करोड़ तक चला गया मामला। तो ये एजुकेशन की बात जो हमने यह बात रखी कि भाई गवर्नमेंट की ड्यूटी है, गवर्नमेंट की गारंटी है, सरकारों की गारंटी है कि उसको देना है, उसके बावजूद भी वो नहीं दे पा रहे। नहीं देने का मतलब क्या है? ये कब हुआ? शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य कब हुआ? जब संविधान लागू हुआ। इसका मतलब है कि संविधान के लागू होने से पहले नहीं था, और नहीं था तो कब तक नहीं था? लगभग 2-2.5 हजार सालों तक नहीं था। पुष्यमित्र शोम की प्रतिक्रांति के बाद, मौर्य साम्राज्य के अंत के बाद
हमारे लोगों को एजुकेशन से वंचित कर दिया और तमाम अधिकारों से वंचित कर दिया। तो ये बात परफेक्ट है कि 2500 साल तक किसी एक वर्ग को यानी भारत के इंडिजिनियस पीपल को, मूल निवासियों को शिक्षा से वंचित रखा गया और बाबा साहब अम्बेडकर ने उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट दे दिया, अधिकार दे दिया कि सरकारों की गारंटी है कि सरकारें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देंगी। अगर कोई बालक शिक्षा से वंचित रहता है तो उसके लिए उसके पेरेंट्स जिम्मेदार नहीं है, सरकार जिम्मेदार है कि वो क्यों अनपढ़ रह गया। लेकिन उनको मालूम है कि इन 60-70 सालों में एजुकेशन, 60-70 साल तो कह नहीं सकते क्योंकि संविधान के लागू होने के बाद 10 साल तक तो लोगों को पता ही नहीं चला कि एजुकेशन भी है, कि स्कूल भी जाना होता है, क्या होता है। तो 50 में संविधान लागू होता है, 60-65 के आसपास आते आते हमारे अधिकांश बच्चे समाज के उस समय के एडमिशन ले पाते हैं और वो शिक्षा को समझ पाते हैं। और 19 कह सकते हैं कि 85 या 90 के आते आते एजुकेशन के दरवाजे फिर से बंद करने शुरू कर दिए जाते हैं। एक 20 साल 25 साल का एक टाइम ऐसा रहा, उस 20-25 साल के टाइम में जो आज हमारे बीच में रिटायर या मौजूदा जो अधिकारी, जो प्रिंसिपल, प्रोफेसर जो दिखाई दे रहे हैं, वे सारे के सारे उस समय के, उस एक टाइम के। तो ये जो समाज के अंदर परिवर्तन आया, तो एजुकेशन के ऊपर बात करें हमको, एजुकेशन क्या है, शिक्षा क्या है। मात्र किताब पढ़ लेना शिक्षा नहीं है, अखबार पढ़ लेना शिक्षा नहीं है, अच्छे मार्क्स ले आना और पास हो जाना शिक्षा नहीं है। शिक्षा क्या है? शिक्षा इंसान के अंदर मान, सम्मान और स्वाभिमान, प्रोफेशनल या जो भी रोजगार की शिक्षा ही मान सकते हैं हम, तो भारत के अंदर सिर्फ रोजगार की शिक्षा है, वास्तविक शिक्षा तो नहीं मिली। लेकिन वो शिक्षा जिसकी वजह से थोड़ा रोजगार मिल गया, तो रोजगार की वजह से उनके पास में थोड़े साधन संसाधन उपलब्ध हो गए और साधन संसाधन उपलब्ध होने की वजह से उनके जीने का जो तौर तरीका था वो थोड़ा सा विकसित हो गया। यानी कि जिन लोगों के वो हमेशा पैरों की जूती बनकर रहते थे, वो लोग उनकी थोड़ी बराबरी करने लगे, उनके जैसे घर बनाने लगे, उनके जैसी गाड़ी खरीदने लगे, उनके जैसे कपड़े पहनने लगे, उनके जैसे उठने बैठने लगे। तो ये जिन लोगों ने 2500 साल तक शिक्षा से वंचित रखकर जानवर से भी बदतर स्थिति में जिस समाज को रखा, अगर वो उनके सामने सर उठाकर दिए, वो अगर उनकी बराबरी करे, वो उनके जैसे अपना रहन सहन बनाए, ऐसा तो बर्दाश्त नहीं कर सकता वो बर्दाश्त कर नहीं सकता तो करेगा क्या? जिस वजह से आज हमारे समाज के तन पर अच्छे कपड़े आए, जिस वजह से समाज में मान सम्मान स्वाभिमान पैदा हुआ, उस वजह को खत्म करो ना भाई। आप किसी का कपड़ा उतरा नहीं सकते, ठीक है ना, आप किसी का कोट टाई फाड़ नहीं सकते, लेकिन ऐसा बंदोबस्त करो कि बाप अगर टाई कोट में है तो बेटा रोड पे आ जाए, ऐसा बंदोबस्त करो। ये उन लोगों ने प्रबंध किया और प्रबंध करके एजुकेशन के लिए दरवाजे, अब डायरेक्ट अगर वो कह दे कि शिक्षा तुम्हारे लिए नहीं है, तो हल्ला हो जाएगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगा। मानिक फकीर साहब जैसे लोग सड़कों पे उतर जाएंगे, आंदोलन होगा। इसलिए उन्होंने क्या किया, बड़ी सोची समझी रणनीति के तहत सबसे पहले आरएसएस ने स्कूल शुरू किए। आरएसएस के जो प्राइवेट स्कूल, जिनका निजीकरण कह रहे हैं, उससे पहले कोई प्राइवेट स्कूल नहीं था इस देश के अंदर। सबसे पहले आरएसएस ने सरस्वती और आदर्श, सबसे पहले आदर्श विद्या मंदिर के नाम से शुरू किए, उसके बाद सरस्वती, और फिर इस तरीके से उन्होंने स्कूलों का यानी विद्यालयों का प्राइवेटाइजेशन शुरू किया। अब प्राइवेटाइजेशन शुरू किया, वो प्राइवेटाइजेशन आज किस स्थिति में आ गया? आज वो इस पोजीशन में आ गया कि शिक्षा एक ऊंचे शोरूम में रखे हुए उस माल की तरह है जिसको तुम देख तो सकते हो लेकिन खरीद नहीं सकते।
खरीद नहीं सकते। तो शिक्षा को भी उन्होंने इस तरीके से बना दिया कि शिक्षा के दरवाजे खुले हैं, लेकिन हमारे समाज के लोगों की हैसियत नहीं है कि वो बड़ी बड़ी स्कूलों के अंदर, पब्लिक स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर वहां बच्चों को एडमिशन करवा सके। तो अपने आप 90% तबका तो पीछे रह गया। और सरकारी स्कूलों का हाल ये कर दिया कि वहां सिर्फ और सिर्फ खिचड़ी मिलेगी, इसके अलावा कुछ नहीं मिलने वाला, वहां एजुकेशन नहीं मिलने वाली। तो शिक्षा से वंचित करने के लिए जितने हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, वो हथकंडे सिर्फ इसलिए अपनाए जा रहे हैं कि इस समाज के अंदर मान सम्मान और स्वाभिमान पैदा क्यों हो, और फिर से इनको जानवर कैसे बनाया जाए। तो ये शिक्षा से वंचित करके ही बनाया जा सकता है। इसलिए उन्होंने शिक्षा के दरवाजे बंद कर दिए, और अगर कहीं पर खोल के रखे तो वहां पर हम एंट्री नहीं कर सकते, हमारा समाज एंट्री नहीं कर सकता। ये विषय यहां पर रखने के पीछे हमारा जो उद्देश्य था, उसमें शिक्षा का मामला यहां है कि उनका उद्देश्य है कि हमें फिर से उसी स्थिति में ले जाना जो भारतीय संविधान के लागू होने से पहले हमारे बाप दादाओं की स्थिति थी, उसी स्थिति में वापस ले जाने का ये कार्यक्रम उन्होंने शुरू किया हुआ है। रोजगार के बारे में कि रोजगार हमें शिक्षा की वजह से मिला। अधिकांश लोगों के पास में जो रोजगार है वो शिक्षा की वजह से, नौकरियां है, ऊंचे पद है या छोटा मोटा व्यापार है, वो सारा शिक्षा की वजह से हुआ है। तो रोजगार के बारे में संविधान क्या कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को बिना स्त्री और पुरुष का भेद किए, बिना स्त्री पुरुष का यानी लिंग भेद किए, दोनों को प्रत्येक हाथ को रोजगार देना सरकार की गारंटी है। देना मतलब उसके लिए अवसर उपलब्ध करवाना, अपॉर्चुनिटी पैदा करना, जिससे लोगों को रोजगार मिल सके। तो जैसा कि अभी विठल साहब बता ही रहे थे कि उन्होंने बहुत बढ़िया रोजगार बताया कि पकोड़े तलो। हाँ, हम जानते हैं कि झाड़ू निकालना भी एक रोजगार है, नाली साफ करना भी एक रोजगार है, वो भी एक रोजगार है, लेकिन इंडस्ट्री चलाना भी एक रोजगार है, व्यापार करना भी एक रोजगार है, बड़ी बड़ी कंपनियां चलाना भी रोजगार है। वहां की बात क्यों नहीं करते, पकोड़े की बात क्यों करते हैं हमारे प्रधानमंत्री कि पकोड़े तलना भी एक रोजगार है। यानी कि वो कहते हैं कि तुम्हें अपने काम तक सीमित होना पड़ेगा। और इसमें मैं रोजगार के बारे में आपको अवगत करवा देना चाहता हूं। जिस संविधान की बात आज चल रही है ना, कि पार्लियामेंट के अंदर एक सांसद जो है वो इस तरीके का बिल पेश करता है और कहता है कि प्रीएम्बल में बदलाव किया जाए। जब ये घटना हुई तो पूरे देश के अंदर बहुत बड़ा बवाल हुआ, कई संगठनों ने इसके ऊपर चर्चा की। तो हम तो 10 साल से कर रहे हैं, हमारे लोग सुन रहे हैं। 10 साल से मैं चिल्ला के कह रहा हूं कि संविधान खत्म होने वाला है, संविधान खत्म होने वाला है। हमारे दुश्मनों ने नया संविधान बना के रख दिया है। मैंने संविधान बनाने वाले का नाम तक बता दिया कि अभ्यंकर नाम का ब्राह्मण है, उसने उसको जिम्मेदारी दी थी आरएसएस ने। उसने संविधान यानी मनुस्मृतियों को पुनः स्थापित करने का प्लान बना दिया है, और हमारे लोगों की नींद नहीं खुली। जब पार्लियामेंट में ये मामला हुआ तो थोड़ा सा हल्ला हुआ और शांत भी हो गया। वो तो टेस्ट करता है, जब उसको कोई बड़ा काम करना होता है तो वो पहले टेस्ट करता है। अगर उसमें कोई किसी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं होता तो फिर वो उसको इंप्लीमेंट करता है। जैसे डॉक्टर कभी कभी किसी को इंजेक्शन लगाते हैं विशेष प्रकार का, तो पहले थोड़ा सा उसको टेस्ट के तौर पे लगाते हैं, फिर बिठा लेते हैं। बिठाने के आधे घंटे बाद फिर पूछते हैं चक्कर आया, बोला नहीं। कोई खुजली बुजली, बोला नहीं। और कोई प्रॉब्लम, बोला नहीं, तो ठीक है सो जा। ये टेस्ट है। ये पार्लियामेंट में जो उन्होंने हरकत की है ना, ये टेस्ट है। अगर देश के अंदर देश के नागरिक अगर इस हरकत का विरोध नहीं करते हैं तो हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे, हो जाएगा। वो हमेशा ऐसा टेस्ट करता है, टेस्ट के बाद इंप्लीमेंट करता है। तो रोजगार देने की भी सरकार की गारंटी, उसके अवसर उपलब्ध करवाने की सरकार की गारंटी, लेकिन सरकार हाथ खड़े कर रही है। कहा तो था कि 2 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे, 3 करोड़ से ज्यादा बेरोजगार हो गए।
नहीं देते कोई बात नहीं, जिनका था वो तो बचा लेते। 3 करोड़ बेरोजगार हो गए जिनका रोजगार छीन गया। 2 करोड़ देने की बजाय 3 करोड़ का रोजगार छीन लिया। तो ये समझ में आना चाहिए हमारे लोगों को। अगर वो ये कहते हैं कि सरकार के पास पैसा नहीं है, तो सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार का कोई काम तो अटकता ही नहीं है। सरकार का कोई काम तो रुका नहीं आज दिन तक। और जिन पार्टियों की सरकार है उनके तो करोड़ों के बंगले और क्या बोलते हैं ऑफिस बनते जा रहे हैं। एक प्रधानमंत्री एक व्यक्ति के ऊपर लाखों करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है, अरबों रुपया खर्च हो रहा है। वो पैसा कहां से आ रहा है? तुम्हारी शिक्षा के लिए पैसा नहीं, तुम्हारे रोजगार के लिए पैसा नहीं, तुम्हारी चिकित्सा के लिए पैसा नहीं। संविधान ये भी कहता है कि अगर दवाई के अभाव में कोई मरता है तो उसके परिजन जिम्मेदार नहीं, सरकार जिम्मेदार है कि उसको सही समय पर ट्रीटमेंट क्यों नहीं दिया गया। सरकारी एजुकेशन के लिए सरकारी स्कूल, सरकारी हॉस्टल, सरकारी टीचर, सारा सिस्टम है। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन के लिए वैसे ही हॉस्पिटल के अंदर सारी सुविधाएं सरकार की तरफ से। क्या है, ये भी एक चिकित्सा और स्वास्थ्य का मामला है। मगर वे लोग नहीं चाहते कि ये लोग स्वस्थ रहे, क्योंकि ये स्वस्थ रहेंगे तो इनके अंदर जो माइंड है वो स्वस्थ रहेगा, और माइंड अगर स्वस्थ रहेगा तो ये सोचने लग जाएंगे। अगर ये सोचने लग जाएंगे तो ये हमारे बारे में भी सोचना शुरू कर देंगे। इसलिए उन्होंने चिकित्सा के दरवाजे भी बंद कर दिए, वहां भी प्राइवेटाइजेशन करके पूरा मामला खत्म कर दिया कि अगर आप लोगों को चिकित्सा लेनी है तो आपको घर या जमीन बेचनी पड़ेगी। आजकल बहुत सारे इलाज मतलब मैं कह सकते हैं 90% लोग जब प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो उनको कुछ ना कुछ बेचना ही पड़ता है, नहीं तो वो अपने उस परिजन को नहीं बचा पाते। जबकि सरकार की पूरी जिम्मेदारी है कि उसकी कैसी भी चिकित्सा अगर उसको उपलब्ध करवानी है सरकार करवाएगी। तो ये सारा हो रहा है, इस जानबूझ करके हो रहा है, आपको गुलाम बनाने के लिए हो रहा है। और आप लोगों को गुलाम बनाने के लिए कौन कर रहा है, ये मैं बार बार आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। कौन लोग हैं जो इस देश के अंदर ऐसा कर रहे हैं? वो एक वर्ग विशेष के लोग जिन्होंने सदियों से इस देश के अंदर ऐसा किया है, वही लोग कर रहे हैं। जिनको हमारी भाषा में लोग ब्राह्मण कहते हैं, हमने उसको थोड़ा और एक्सपोज करके रख दिया है कि वे ब्राह्मण बनकर जो भारत में बैठे हैं वो यहूदी लोग। मैं बार बार यही कहूंगा कि यहूदी, ताकि इनको एक्सपोज किया जाए, इनको खोला जाए, लोगों के सामने बताया जाए कि आखिर ये कौन सी नस्ल है जो ऐसा कर रही है। तो ये लोग जिनको 2500 सालों तक आपके बाप दादाओं परदादाओं करदादाओं लकड़दादाओं के ऊपर दया नहीं आई, आपके ऊपर दया आएगी। अरे दया तो आए ना आए, टाई कोट और ये सब कपड़े और आपका रहन सहन देकर गुस्सा जरूर आता होगा, खून उनका जरूर खोलता होगा। और जिनका खून खोलता है ना वो आपके अगेंस्ट काम करेंगे। हमारे लोगों ने दुश्मन और दोस्त की पहचान नहीं की है। जय बोल मूल निवासी, जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। मूल निवासियों के हक अधिकारों के लिए देश में हो रहे जन आंदोलन की प्रत्येक गतिविधियों की जानकारी के लिए मूल निवासी जन आंदोलन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान पर क्लिक करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट भी जरूर करें। धन्यवाद।